हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज है डे 2 ऑफ सीए फाउंडेशन। तो मैंने कल यानी कि 6 जुलाई 2026 को मैंने बिजनेस लॉ का कुछ पार्ट कंप्लीट किया है। कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है वो बता देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इसका मेरा 3 और 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। बस एक यूनिट कंप्लीट करना है, पहला यूनिट। उसका मेरा लगभग 50-60% कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत बाकी रह गया है जो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो कल मैंने क्या पढ़ा था यानी कि 6 जुलाई को, वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुका हूँ और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैंने पढ़ा था 6 जुलाई को मैंने पढ़ा था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वो पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने पढ़ा था कि ये किसके कौन सा सेक्शन में कहा गया है। ये सेक्शन 6 में कहा गया है। वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ और इज़ नॉट अ फर्म, और वेदर अ पर्सन इज़ और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. For determining the existence of partnership, it must be proved. पार्टनरशिप होने के लिए ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसे म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। ये तीनों अगर रहेगा किसी फर्म में तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा। इन तीनों के बिना पार्टनरशिप अधूरा है। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा भी है कि अगर ये तीनों एग्री करते हैं तो फिर पार्टनरशिप कहलाएगा। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा था, इसी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो 3 टेस्ट, 1 2 3 तरह के जो टेस्ट हैं, अगर ये तीनों टेस्ट पास कर जाता है तो वो पार्टनर कहलाएगा। पहला एग्रीमेंट किस तरह का होना चाहिए। ये एग्रीमेंट भी कई तरह का होता है बिजनेस में। जैसे कि रिलेशन एग्रीमेंट में सबसे ज़रूरी होता है कि रिलेशन, पार्टनर का रिलेशन किस तरह का है। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। इसका स्टेटस से कहने का मतलब है कि जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, और एक बुर्मिस बुद्धिस्ट का एक रूल है जिसमें हस्बैंड और वाइफ ही बिजनेस को कैरी करते हैं। तो इस तरह का जो स्टेटस वाला जो सिंबल होता है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो बुद्धिस्ट फैमिली में जो जन्म लिया है, जिसमें रूल है कि हस्बैंड वाइफ ही बिजनेस को कैरी करेंगे, इसमें जो रूल है, इसमें अगर कोई जन्म लेता है तो वो जन्म से ही वो रूल को फॉलो करेगा, वो पार्टनर बन जाएगा, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इस तरह होता है। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और बुर्मिस बुद्धिस्ट नॉट कंसिडर्ड एज पार्टनर, ये दोनों पार्टनर नहीं कहलाते हैं। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ रूल टू कैरी, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है खुद को समझाने के लिए। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द शेयरिंग प्रॉफिट और ऑफ ग्रोस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। शेयरिंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में कोई बंदा प्रॉपर्टी होल्ड करता है या फिर कोई प्रॉपर्टी के बदले कोई सम अमाउंट ऑफ शेयर देता है या फिर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देता है, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा लेने से कंपनी का पार्टनर नहीं बन जाता है। इसका कुछ एग्जांपल दिया गया है, मैं समझा देता हूँ। The received by a person of a share of the profit of business or of a payment contingent upon the earning of profits or bearing with the profits earned by a business does not of itself make him a partner। इसमें भी वही कहा गया है, रिसीव्ड ऑफ सच पेटनेस। ये 4 तरह का प्रॉफिट शेयरिंग रूल है, और ये 4 तरह से प्रॉफिट शेयर किया जाता है।
तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेगा लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनरशिप रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पार्टनरशिप रिलेशन के प्रॉफिट शेयर कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। सबसे पहला है बाय लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स, यानी कि कोई पर्सन और किसी को, जैसे कि कोई अगर उधार लिया है, कोई बिजनेस का पार्टनर किसी भी थर्ड पर्सन से उधार लिया है लेंडर से, और उसके पास पैसा नहीं है और लेंडर चाहता है कि वो बिजनेस का कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रखे, या फिर कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि समझ लीजिए कि शायद कैसे बताएं एग्जांपल, 5% या 2% प्रॉफिट रखता है। वो प्रॉमिस करता है कि हर साल 2% प्रॉफिट देगा। तो इससे वो प्रॉफिट बिजनेस का शेयर या फिर प्रॉफिट लेने से वो बिजनेस का पार्टनर नहीं बन जाएगा। ये होता है। बाय सर्वेंट और एजेंट हैज रिम्यूनरेशन, ये तो कॉमन है कि कोई भी बिजनेस में या फिर पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर प्रॉमिस करता है कोई सर्वेंट या फिर एजेंट को कि वो जितना ज़्यादा सेल करेगा उस पर उसको कमीशन मिलेगा, 5%, 10%, इस तरह एग्जांपल के तौर पे कमीशन मिलेगा। तो कमीशन लेने से वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, वो पार्टनर नहीं बन जाएगा, उसका रिलेशन पार्टनर वाला नहीं रहेगा, वो रहेगा एजेंट ही। और तीसरा है बाई अ विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर्स हैज एन्युटी। सपोज कि ये मैं समझा देता हूँ। कौन सा था एग्जाम्पल सी, इसका मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक, पार्टनर्स हैं, और इनमें से ए का किसी तरह डेथ हो जाता है। तो इसके जो विडो यानी कि जो चाइल्ड रहते हैं, विडो और चाइल्ड, इनको कुछ कमीशन दिया जाएगा, कुछ सैलरी दिया जाएगा, मंथली सैलरी। सपोज डेट की ₹10,000 दिया जा रहा है पर मंथ। किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा दिया जा रहा है, बी एंड सी के द्वारा। क्या दिया जाएगा? तो सैलरी गिवन बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो ये पार्टनर जो डिसीज पार्टनर के जो चाइल्ड हैं उनको जो मंथली इनकम दे रहे हैं, इससे वो पार्टनर और डिसीज पार्टनर के जो चाइल्ड है उनसे कोई पार्टनरशिप रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि पार्टनर का रिलेशन नहीं बनेगा। यानी कि ये जो चाइल्ड है ये इनके लिए पार्टनर नहीं कहलाएंगे, ये इनके लिए चाइल्ड ही कहलाएंगे, ये डिसीज पार्टनर के चाइल्ड ही कहलाएंगे, इनके लिए वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। हाँ, वो कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, बिजनेस का कुछ प्रॉफिट में से कुछ सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उससे वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे ये चाइल्ड। इससे ये कहना है। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, गिवन टू डिसीज चाइल्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट बिकम पार्टनर ऑफ डिसीज पार्टनर फैमिली। और फोर्थ क्या था? बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल of the goodwill or share thereof does not of itself make the receiver a partner with the persons carrying on the business। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि क्या रॉयल फिटनेस नाम से एक जिम है, ठीक। इसका ओनर कौन है? इसका ओनर है शुभम।
शुभम का स्पेलिंग है नहीं, ठीक है। इसका ओनर है शुभम। ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि अब बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ये डिसाइड करता है कि ये सेल करेगा। किसे सेल करेगा, ये जिम सेल करना चाहता है विकास को। विकास को सेल करना चाहता है कितने रुपए में, तो ₹5 लाख इन केस एंड ये प्रॉमिस करता है, कौन, विकास प्रॉमिस करता है शुभम से कि ये रुपीस नहीं, ये बिजनेस का 2% प्रॉफिट देगा। किसको देगा, शुभम को। ईयरली देगा। कौन प्रॉफिट दे रहा है, विकास दे रहा है शुभम को 2%। तो इससे तो विकास अगर शुभम को देगा तो शुभम तो बाद में ये जिम का ओनर नहीं रहेगा, ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट दे रहा है इससे वो पार्टनर नहीं बन जाता है बिजनेस का, क्योंकि अब नया पार्टनर तो विकास कहलाएगा। तो ये ओल्ड पार्टनर अब इसका मालिक नहीं रहेगा, तो दोनों में कोई भी पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं रहेगा। ये हर साल प्रॉफिट जरूर देगा, लेकिन दोनों में रिलेशन नहीं रहेगा पार्टनरशिप का, क्योंकि ये अब इसका बिजनेस बन गया, अब ओनर ये कहलाएगा विकास। इस तरह था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिखा हुआ है कि बट द टास्क बिकम्स डिफ़िकल्ट व्हेन आइदर देयर इज़ नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट और द एग्रीमेंट इज सच एज डज नॉट स्पेशली स्पीक ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जैसे कि ओरल एग्रीमेंट हो गया या फिर इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया, जिसमें रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, तो उसमें पार्टनरशिप रिलेशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में सेक्शन 6 का जो रूल कहता है वो अप्लाई करते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, देखिए, कहता है कि रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज शोन बाय ऑल रिलेवेंट्स फैक्ट टेकन टुगेदर। द रूल इज इजली स्टेटेड एंड इज क्लियर बट इट्स एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। Cumulative effect of all relevant facts such as written or verbal agreement, real intention in conduct of the parties, other surrounding circumstances, etc., are to be considered while deciding the relation between the parties and asserting the existence of partnership, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप का रियल रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं होता है, क्योंकि वो रिटन एग्रीमेंट नहीं था, तो उसको कंपनी को पूरा जांच करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि वो असल में उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे से, वो पार्टनर है भी कि नहीं, डिटेल में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। और इसका टेस्ट 3 है पार्टनर बनने के लिए, वो एजेंसी यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। इसका कहना ये है, जैसा कि आप जानते होंगे कि म्यूचुअल एजेंसी कार्डिनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें म्यूचुअल एजेंसी का रूल ये होता है कि ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टीज। यानी कि जो, जैसे कि कोई फॉर्म बनाया गया, तो फॉर्म में अगर 3 मेंबर है तो तीनों मेंबर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। अगर एक मेंबर कुछ करता है, कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो उसके लिए तीनों जिम्मेवार होंगे। फॉर्म के जितने भी मेंबर हैं तीनों के तीनों लायबल होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरह है। सो द दिख नहीं रहा है। So the act of one partner done on behalf of firm binds all the partners. If the elements of mutual agency relationship exist between the parties constituting a group formed with a view to earn profits by running a business, a partnership may be deemed exist. If the elements of mutual agency relationship exist between the parties constituting a group, तो इसका कहना यह है कि अगर पार्टनरशिप के बीच म्यूचुअल एजेंसी है, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है एक दूसरे के बीच,
पार्टनरशिप है तभी वो म्यूचुअल एजेंसी की वजह से ही है। म्यूचुअल एजेंसी नहीं रहेगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये है। देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसरायन मुजामुल, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप होने के लिए जो भी रूल होता है एजेंसी के लिए, म्यूचुअल एजेंसी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, वो रूल फॉलो नहीं किया गया है। और कौन कौन सा रूल होता है वो चारों लिखा गया है। सबसे पहला रूल होता है रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, मान लिया रिटेन एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं कहा गया है तो नहीं है। तो पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर पार्टीज। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म था ये दोनों के बीच कोई भी अकाउंट्स नहीं बनाया गया, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाया गया, जो कि मैंडेटरी होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए। तभी ना पता चलेगा कि पार्टनरशिप में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ फर्म में। नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वाज ओपन विथ एनी बैंक अकाउंट में नहीं बनाया गया पार्टनरशिप का और पार्टनर के लिए। नो रिटेन इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। कोई रिटेन इंटीमेशन भी नहीं कन्वर्सेशन किया गया डिप्टी डायरेक्टर के पास। ये कोई कंपलसरी नहीं है, थ्री नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंपलसरी है। कि ये कंडीशन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आज के डेट में, पहले इम्पोर्टेंट था लेकिन अब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था 3 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर ये तीनों एग्री करते हैं एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी, तो ही ये पार्टनरशिप कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा था। पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप और कंपनी में हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे हम कोई कंपनी या फिर पार्टनरशिप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसलिए ये दोनों का डिफरेंस भी जानना ज़रूरी है। इतना ही। देखिए पार्टनरशिप वर्सेस पहले हम कंपनी समझेंगे, कंपनी में क्या डिफरेंस है। फिर क्लब में समझेंगे, ये पार्टी वाला क्लब नहीं, ये दूसरा तरह का क्लब है, ये पार्टनर्स के लिए ही बनाया जाता है। और फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में समझेंगे, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर को ओनरशिप समझेंगे, फिर एसोसिएशन समझेंगे। सबसे पहले है लीगल स्टेटस। A firm is not legally entitled, it has no legal personality distinguished from the personalities of its constituent members. A company is a separate legal entity and its member. यानी कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि पार्टनरशिप में जो मेंबर्स है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं और फर्म है, दोनों एक ही कहलाएगा। दोनों को अलग अलग नहीं समझा जाता है। ये फर्म है, पार्टनर इज सेम, इसमें दोनों को अलग अलग नहीं समझा जाता है। बल्कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि कंपनी, आप पढ़े होंगे, अगर आप द कंपनीज एक्ट 2013 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी एंड मेंबर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स लीगल एंटिटी, ये तो पढ़े ही होंगे। दूसरा एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, ये दोनों में कैसे डिफरेंस आता है। इन अ फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म।
एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, ये तो पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे पढ़े थे एजेंसी वाला में कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। अगर एक पार्टनर कुछ भी कहता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर भी जिम्मेदार होगा, दूसरा पार्टनर करता है तो उसके लिए तीसरा पार्टनर भी जिम्मेदार होगा। ऐसा तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तीनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं जितने भी पार्टनर होते हैं। लेकिन कंपनी में, इन अ कंपनी अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और ऑफ द कंपनी हिज एक्शन डज नॉट बाइंड अदर। इसका मतलब ये है कि कंपनी में अगर एक मेंबर कुछ कहता है तो उसके लिए कोई दूसरा मेंबर लायबल नहीं होगा, और कोई भी मेंबर एक दूसरे से बाइंड नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है उनके एक्शन के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सॉरी बीच में कुछ काम आ गया। तो हम कहाँ पे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि फर्म में कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स। देयर इज नो सच compulsion to distribute its profit among its members, some portion of the profits but जनरली नोट द इंटायर प्रॉफिट। यानी कि कंपनी में अलग होता है, कंपनी में प्रॉफिट सारा का सारा प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही शेयर किया जाता है मेंबर्स को। बिकम डिस्ट्रीब्यूबल जो भी इसे बोलते हैं, बिकम डिस्ट्रीब्यूएबल among the shareholders only when dividends are declared. Some parts of profits, यानी कि जब डिविडेंड्स डिक्लेयर हो जाता है, जब डिविडेंड्स देना रहता है तो उसमें सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन इंटायर प्रॉफिट कभी भी नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं इंटायर प्रॉफिट दिया जाता है कंपनी में। लाइबिलिटी, इन अ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ये तो आपको पता ही होगा कि पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है कंपनी में, यानी कि अगर कंपनी का कोई भी लाइबिलिटी नहीं दिया गया तो पार्टनर को खुद पर्सनल एसेट्स बेच के ही वो लाइबिलिटी देना होगा। इसका मतलब ये होता है कि उसका पर्सनल एसेट्स तक बिक जाएगा, लेकिन अगर आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है तो आपका पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेगा, सिर्फ कंपनी तक ही वो सीमित रहेगा। दिस मीन्स दैट ईच पार्टनर इज लायबल फॉर डेट्स of the firm incurred in the course of the business of the firm, and this debt can be recovered from his private property। यही मैंने कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी लाइबिलिटी डेट वसूली किया जा सकता है। इफ द जॉइंट स्टेट इज insufficient to meet them wholly। In a company limited by shares, the liability of a shareholder is limited। यानी कि कंपनी भी बहुत तरह का होता है, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड रहेगा इफ़ एनी अनपेड ऑन हिज शेयर्स। बट इन केस ऑफ द गारंटी कंपनी द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। गारंटी कंपनी में भी लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है टू द अमाउंट फॉर विच ही हैज़ एग्रीड टू बी लाइबल। However, there may be companies where the liability of members is unlimited। इन सम केसेस, बहुत रेयर होता है, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन सम रेयर केसेस और कोई अनलिमिटेड कंपनी है तो उसका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगा। इसका मतलब कि उसका पास पार्टनर्स मेंबर्स का जो पर्सनल एसेट्स है वो भी बिक सकता है। इसका मतलब ये हुआ। प्रॉपर्टी, द फर्म्स प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज डेट विच इज द जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हैज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेपरेट स्टेट इफ एनी ऑफ देम एंड इट डज नॉट बिलोंग टू अ बॉडी डिस्टिंक्ट इन लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि अगर फर्म का जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट स्टेट रहता है, यानी कि वो अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है तो सबके बीच उसमें सब के सब ओनर रहेंगे वो फर्म का प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर
किसी पार्टनर का प्रॉपर्टी है तो वो सेपरेट स्टेट रहेगा, यानी कि उस पर कोई दूसरा पार्टनर का अधिकार नहीं होगा, वह अकेला ही उसका ओनर होगा, उसका मालिक होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर फर्म प्रॉपर्टी है तो वो जॉइंट स्टेट रहेगा, यानी कि सब पार्टनर उसमें उसका जो भी ओनर रहेंगे उसका जितना भी फर्म के पार्टनर रहेंगे सब पार्टनर रहेंगे। लेकिन अगर किसी सेपरेट पार्टनर का यानी किसी अकेला पर्सन का वो प्रॉपर्टी है तो वो सेपरेट रहेगा, उसके लिए कोई दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं रहेगा और कोई भी ओनर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। बट इन अ कंपनी इट्स प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम that of its members who can receive it back only in the form of dividends और रिफंड ऑफ द कैपिटल। यानी कि जो कंपनी का प्रॉपर्टी रहता है वो मेंबर से डिफरेंट रहता है, यानी कि कंपनी का जो मालिक रहेगा वो मेंबर नहीं रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफ़र करने का राइट अधिकार किसको है? अ शेयर इन अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बिना सभी पार्टनर के शेयर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। बट इन अ कंपनी अ शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र हिज शेयर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। In the case of publicly limited companies whose shares are quoted on the stock exchange, the transfer is usually unrestricted। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो और भी उसमें छूट दिया गया है शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि वह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। फिर मैनेजमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एन express agreement to the contrary, all the partners are entitled to participate in the management। यानी कि मैनेजमेंट में जब भी कोई डिसीजन होता है, कोई ज़रूरी मीटिंग होती है तो उसमें सभी पार्टनर को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। बट इन अ कंपनी, फर्म में ऐसा होता है, अब कंपनी में कैसा हुआ? मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। यानी कि कंपनी को मेंबर का कोई भी राइट नहीं है कि कंपनी का मैनेजमेंट में या फिर कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन अगर वही मेंबर अगर बाद में डायरेक्टर बन जाता है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इन विच केस दे में पार्टिसिपेट मेंबर्स हाउएवर, इन मेंबर को क्या राइट है, मेंबर्स क्या एंजॉय कर सकते हैं? तो दे कैन एंजॉय द राइट ऑफ अटेंडिंग जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं एंड वोटिंग, और उन्हें वोटिंग का राइट होता है जिससे कि डायरेक्टर का चुनाव होता है उसमें वो वोटिंग कर सकते हैं। फिर दे कैन डिसाइड सर्टेन क्वेश्चन सच एज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, देखिए जो मैंने बोला था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सेट्रा। डायरेक्टर और ऑडिटर का जब चुनाव होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, वोटिंग कर सकते वो मेंबर्स, और जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन कंपनी में अ कंपनी कैन नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का जन्म ही लॉ से होता है और कंपनी का जो एंडिंग होता है वो भी लॉ से ही होता है, और कंपनी को वेनिश होना है तो वो भी लॉ से ही होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं द कंपनीज एक्ट में। वाइंडिंग अप, हाँ, जब कंपनी वाइंडिंग अप होता है तो वो भी लॉ से ही होता है, और क्रिएट होता है तो वो भी लॉ से ही होता है। A partnership firm can be dissolved at any time of the partners agree। अगर सभी पार्टनर एग्री करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है, वो बंद हो सकता है। लेकिन अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज आइदर फाइंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इट्स नेम। कंपनी जैसा कि मैंने कहा लॉ से ही चालू होता है, लॉ से ही बंद हो सकता है, और कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे पार्टनर को कुछ भी हो जाए, चाहे पार्टनर कितना भी चेंज हो जाए, सॉरी मेंबर्स, चाहे कंपनी के मेंबर्स आए जाएं या फिर कोई किसी का डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, कंपनी चलता रहेगा।
Company being a legal person is either bound up by the national company law or tribunal, or its name is struck by the registrar of company, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके हम कंप्लेन कर सकते कि हमें कंपनी बंद करना है। नंबर ऑफ मेंबरशिप, नंबर ऑफ मेंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एनी एसोसिएशन शेल नॉट बी एक्सीड 100। यानी कि अभी 50 है, अभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 है, लेकिन कम इन फ्यूचर 100 हो सकता है सरकार के द्वारा, लेकिन अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट में 50 मेंबर का मैक्सिमम लिमिट है कंपनी फॉर्म में, और मिनिमम 2 मेंबर्स। लेकिन कंपनी में अ प्राइवेट कंपनी में हैव एज मैनी एज 200 मेंबर्स। यानी कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, और मिनिमम यानी कि कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर का कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मेंबर 7 हो सकते हैं। यानी कि मिनिमम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम इनफिनाइट यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो बी फाउंड बाई 1 पर्सन नोन एज 1 पर्सन कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ 1 पर्सन के द्वारा भी ओपन किया जा सकता है, जिसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। ओपीसी, इसे ओपीसी भी बोल देते हैं। द कंपनी सेक्टर में पढ़ चुके हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस यानी परपेचुअल सक्सेशन, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंपनी कब तक चलेगा, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेडी, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो फर्म डिसॉल्व हो सकता है। कंपनी इंजॉयस अ परपेचुअल सक्सेशन, यह भी लोग के कारण है कि कंपनी कभी भी बंद नहीं होता। चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कंपनी चलता रहेगा। चाहे कोई भी पार्टनर के साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी मेंबर के साथ कुछ भी हो जाए, कंपनी चलता रहेगा। तो ये था कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। आज के लिए इतना ही।